welcome to all the SV atoms out there. की हाल चाल? All good? Am I audible to everyone? सबसे पहले मुझे ये बता दो, मेरी आवाज, शक्ल वकल सब दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है? तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी आज की क्लास. Let me see whether सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में. Yes, all of you can hear me. So a very good afternoon to all the SV atoms. यार हमारा एक ड्रीम है ना 2021 का, जो कि है हमारा अपना चैनल अनअकैडमी एटम्स, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड करे. एंड आई थिंक मेरे सारे एटम्स आज की क्लास अटेंड करने के लिए एकदम रेडी हैं, टॉपर बनने के लिए एकदम रेडी हैं. एम आई राइट? यस. कौन कौन है एक बार मैं देख लेती हूँ. Ravleen is there, Parth is there, Aryan Sharma, he is one of my favorite student, he is also there. Deepika, अरे क्या बात है. और कौन है? Kanishk is also there, Ronit is there, क्या बात है. So many students are there. SV Atom जिंदाबाद. SV Atom टॉपर बनेंगे अब तो, है ना. So guys, welcome to आज सेशन. ठीक है, आज हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है. बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं. जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, एक बार मैं अपना छोटू सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर न्यू टू द चैनल, न्यू टू द सेशन, राइट. सो माई नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. 10th और 12th में आई वॉज CBSE स्टेट टॉपर. आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद KVPY फेलोशिप. ठीक है, KVPY फेलोशिप मुझे मिली थी व्हेन आई वॉज इन ग्रेड 12th. टीचिंग करियर की बात करूँ तो लास्ट 7 ईयर्स से आई हैव बीन टेकिंग केमिस्ट्री. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने का खूब सारा एक्सपीरियंस है. इंडिया में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, गल्फ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. सो योर मैम इज लाइक फुल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, है ना. सो गाइज देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देती हूँ. ठीक है, 2020 में ना एक हमने ड्रीम देखा था. ठीक है, जितने भी हमारे SV एटम्स हैं उन सबका कंबाइंड ड्रीम है कि मैम हमारा एक चैनल होना चाहिए, छोटू सा प्यारा सा चैनल होना चाहिए जिसका नाम है अनअकैडमी एटम्स, है ना. सो वो हमने चैनल बनाया. अब इस ड्रीम को हमें पूरा करना है कि वो चैनल बहुत ज्यादा तरक्की करे, जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी तुम्हें IIT जाने के लिए. ठीक है, तुम्हें अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज जाने के लिए मैम 100% तरक्की करेगी. तो थोड़ा सा एफर्ट मैं तुम्हारी साइड से चाहती हूँ. ठीक है, एक मेरे लिए फेवर कर दो. ठीक है, मैं तुम्हें टारगेट बता देती हूँ. मंथ एंड तक ना मुझे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए. बहुत छोटू सा टारगेट मैंने तुम्हारे साथ सेट कर दिया है. मुझे क्लियरली मैं बोल रही हूँ, चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया. आई एम टारगेटिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स इन अनदर 20 डेज. 20 दिन के अंदर हमें इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए. सब्सक्राइबर्स क्यों? हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए, राइट. एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे. 10,000 बॉन्ड्स हमारे पास होने चाहिए, 10,000 एटम्स होने चाहिए. ठीक है, ओके, ऑल गुड, राइट. यस मैम. राहुल पंचोली सर इज फॉर फिजिक्स. अरे तुम्हें कहाँ से खबरें मिल जाती हैं? मतलब खबरी बच्चे बहुत है हमारी क्लास में. हर एक को ना ऐसे कान लगा के बैठ रहे हैं, मैम फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, बायो कौन पढ़ा रहा है ना. बहुत सारे सरप्राइजेस है यार. चैनल लॉन्च मैंने ऐसे ही नहीं किया, बड़ी मेहनत करी थी चैनल लॉन्च करने में. खूब सारे सरप्राइजेस हैं, धीरे धीरे करके रिवील करूंगी ना. एक ही दम से थोड़ी ना सारे सरप्राइज तुम्हें दे दूंगी. ठीक है, चलो. सो सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, 10,000 एटम्स जुड़ जाने चाहिए हमारी अनअकैडमी एटम्स फैमिली में. ओके, चलो. ऑन अ सीरियस नोट मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ कि व्हाट इज आवर प्लान फॉर टुडे एंड फॉर द एंटायर 45 डेज. देखो यहाँ से आज मेरा ना ये जरा रिमोट थोड़ा कम काम कर रहा है, बेचारा ढिल्ला हो गया, थक गया. ठीक है, चैनल आज स्टार्ट हुआ, ये रिमोट पहले ढिल्ला हो गया. अच्छा चलो मेरी बात सुनो. तो देखो गाइस, क्योंकि JEE मेन को लगभग 45 डेज रह गए हैं. ठीक है, सो व्हाट आई थॉट, सबसे पहले हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं फॉर टाइम बीइंग. अनदर 45 डेज के लिए तुम मुझे हर रोज मिलोगे डेली. एक टाइम है 1 PM. मुझे नहीं पता इससे तुम पहले खाना खाओ, 2:30 बजे के बाद खाना खाओ, बट 1 से 2:30 मतलब हर रोज 1.5 घंटा मुझे तुम्हारा चाहिए ही चाहिए. अगर कोई भी SV एटम JEE मेन या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे तुम ग्रेड 11th में हो या ग्रेड 12th में हो, 1 से 2:30 ये 1.5 घंटा मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए. अच्छा, मुझे क्यों चाहिए मैं ये भी बता देती हूँ. सबसे पहले जो ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स है ना, जो JEE या नीट लिखने वाले हैं 2021 में,
उनको तो ये क्रैश कोर्स अटेंड करना उनके लिए मस्ट हो गया। मतलब आई डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन द क्रैश कोर्स, मैं अभी बताती हूँ क्या क्या, बट 12th वाले तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो मेरे 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, सुनो मेरी बात, दो स्टूडेंट्स हुआ मूविंग फ्रॉम 11 to 12, ठीक है, लगभग मुझे 20 दिन दे दो, 20 से 22 दिन। सो आई थिंक 31st of Jan या 2nd of Feb तक मैं पूरे के पूरे 11th के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अब मैं क्या क्या कंप्लीट कराऊंगी ये भी सुन लो। ये देखो, पहले तो ये स्केड्यूल देख लेते हैं। लुक एट दिस स्केड्यूल। देखो, मैंने डेट वाइज पूरा का पूरा स्केड्यूल तुम सबके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। वीडियो के एंड में पीडीएफ में ये सारा का सारा स्केड्यूल तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेट वाइज टाइम टेबल है, जैसे आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये देखो 45 डेज का पूरा प्लान तुम्हारे साथ है, ठीक है। जिसका जो टॉपिक वीक है ना, उस दिन तो पर्टिकुलरली आना ही आना है। अदरवाइज कोशिश करो हर रोज 1.5 घंटा मुझे दे दो भाई साहब, तुम्हारी जेई नीट की प्रिपरेशन मैं कराऊंगी, डेफिनेटली मैं कराऊंगी। मेरा हर एटम टॉपर बनेगा, मैं ये हर क्लास में बोलती हूँ और बड़े दिल से बोलती हूँ, ठीक है। मैं खुद एक टॉपर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरा हर एटम, हर स्टूडेंट मेरा टॉपर बने, ठीक है। अच्छा गाइज, एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है। ये पूरा 45 डेज का प्लान है, तुम ये एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक चीज मैं तुम्हें और बता देती हूँ, बहुत सारी YouTube वीडियोस भी तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे तुम बाय भी करते हो, क्रैश कोर्स के नाम से मार्केट में होते हैं, 50 डेज का है ना, 1.5 मंथ का, 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स। आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंट इन माय क्रैश कोर्स कंपेयर टू ऑल द अदर क्रैश कोर्स। सबसे पहली बात, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी। यूट्यूब की क्लासेस अटेंड करेंगे हम, पूरी थियोरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब जेन्युइनली उसके बाद तुम्हारे डाउट्स होंगे तो डाउट्स भी मैं अपने पास डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं पूरा प्लान आउट बता देती हूँ फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। हर रोज 1 बजे 1 to 2:30 मैं तुम्हें यूट्यूब में मिलूंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर उठाया बायोमोलिक्यूल्स, या मैंने एक चैप्टर उठाया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ओके। उसमें जितनी भी ऐसी थियोरी है जिसमें से पेपर आता है, जिसमें से नीट और जेई के क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रॉपर थियोरी, मतलब 100% थियोरी उस चैप्टर की मैं अपनी क्लासेस में यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगी। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक हम वो पूरी की पूरी थियोरी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे थियोरी तो मैम हम सबने कर ली, बट हमसे क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको थियोरी तो आती है बट उनके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, राइट। सो उस चीज से भी अब डरना नहीं है, बिकॉज हर टॉपिक के बाद आई विल बी मेकिंग श्योर कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई के भी, नीट के भी अपनी क्लासेस में सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो भी बढ़िया, बट आज की क्लास अटेंड करोगे, यू विल गेट टू नो एन आइडिया कि किस टाइप की ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब 2:30 बजे तक हम पढ़ेंगे। सो 2:30 बजे तक तुमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चंस कर लिए। अब आई विल बी शेयरिंग, जैसे ही क्लास एंड होगी एक पीडीएफ में लिंक दे दूंगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगी जहां पर तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्लास के बाद आई विल बी पुटिंग वन लिंक वेयर यू विल हैव अ सेट ऑफ 10 होमवर्क क्वेश्चन, डीपीपी होगी, ठीक है। शाम को 6 से 7 उसी चैप्टर की, जैसे आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट कराया ना, उसी चैप्टर की 6 to 7 हम एक डीआरएस रख देंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास पे तुम अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। मोर ओवर और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर किसी को प्रैक्टिस करने हैं, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो उसी दिन, जैसे मान लो 17 फेब को बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी, तो 17 फेब को उसी दिन 6 to 7 स्पेशल क्लास में तुम्हारे डाउट्स भी हो जाएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। खुश? सो ये प्लान पसंद आया मेरा? यू लाइक द प्लान? पहले ये बताओ, ठीक है, प्लान पसंद आ गया सबको? मैम एनसीईआरटी डीकोड सीरीज, अरे अब तुम देखो सारे के सारे सीरीज हम स्टार्ट करते जाएंगे, बट पहले हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जिस चीज को हमने उठा लिया ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, पता क्या थी? द शॉर्टेस्ट वे टू डू एनीथिंग इज टू डू वन थिंग एट अ टाइम। तो अगर मैंने बिल्कुल तसल्ली से सोच लिया ना कि मुझे तुम्हारे को एक क्रैश कोर्स कराना है जेई और नीट का, तो बस अब तुम देखो, मतलब शिद्दत से करेंगे, ठीक है। एक कोटेशन और बोलती हूँ, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार यार। जब हमने एक बार ठान लिया ना कि हमने 45 डेज में मतलब मचाना ही मचाना है, भाई साहब, फिर आंधी आए तूफान आए कुछ हो जाए,
फिर हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। सो आज हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 45 डेज क्रैश कोर्स की जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। आर यू ऑल रेडी? एक बार मुझे चैट्स में बता दो, आर यू ऑल रेडी? एक बार रेडी लिख के बताओ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड से। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया चाहिए, देखो कि किस टाइप की स्लाइड्स हैं। बिल्कुल पहले सारे के सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, सारे के सारे फॉर्मूला सीखेंगे। ये देखो, अप्रैल 16, 2018, 19, 20, 17, 16 सबके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराने आज क्लास में। देखना जो जो टॉपिक कराऊंगी 2020 का क्वेश्चन देखो सब, मतलब जेई और नीट के खूब सारे पीवाईक्यूज हम करेंगे। 2018 का मेन का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, ये जितने कॉन्सेप्ट्स तुम सीखोगे ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो 2019 का, हर शिफ्ट में 2019 का जितने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं। आगे देखो और भी देखो, बहुत टफ टफ इजी इजी 2020 का क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से भी नहीं बना। और मैं तुम्हें थियोरी कराऊंगी ना, उसके बाद क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, तुम खुद करना, फिर तुम मुझे बताना तुमसे क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। चलो सो स्टार्ट कर देते हैं। 6 to 7 का टाइमिंग थोड़ा देखो, 6 to 7 यही टाइम रखेंगे यार। मैंने तुम्हें बताया, जो बच्चे मेरे को जानते हैं, मेरा ना एक छोटू सा निक्का सा प्यारा सा बेबी है, ठीक है। तो वो जिस टाइम सोता है ना उस टाइम मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ। तो मेरे पास ये 2 टाइमिंग्स बचे हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट उसको सुला के आई हूँ, तो मैं 1.5 घंटे क्लास लूंगी, फिर शाम को उसका फिक्स शेड्यूल है 6 to 7 वो सोएगा, तब मैं तुम्हारी क्लास लूंगी, ठीक है। चलो तो यार थोड़ा बता यार, अब तुम भी यार, तुम जानते हो ना मैम को थोड़ा बता सपोर्ट करना है। मैं अकेली इंसान और तुम इतना सारा टब्बर है, मतलब तुम मेरे को थोड़ा सा वो नहीं कर सकते हो, मेरे साथ साथ चलोगे। कोई मुझे अकेला छोड़ेगा ना भाई साहब, उस दिन मैंने रो देना है। मुझे अकेले काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनअकैडमी एटम्स तुम सबका और मेरा, हम सबका चैनल है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी और हमारी, हम सबकी है, ठीक है। चलो भाई भगवान का नाम लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। देखो सबसे पहले जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट, तो एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं मोल। ये वर्ड पूरे चैप्टर में पता नहीं हजारों करोड़ों बार लिखा होगा, तो मैं इसका पहले तुम्हें मतलब समझा देती हूँ। देखो बचपन से, ठीक है, मान लो एक छोटा बच्चा है, हम उसको कुछ मार्केट भेजते हैं कुछ चीजें लेने के लिए, तो हम उसको क्या सिखाते हैं कि बेटा सुनो, 1 डजन केले ले आओ, 1 डजन एप्पल ले आओ, मतलब 1 दर्जन केले ले आओ, 1 दर्जन एप्पल ले आओ, 1 दर्जन ऑरेंज ले आओ। तो मम्मी है ना, जो उस बच्चे की मम्मी है, वो बारी बारी वो वर्ड यूज करती है दर्जन, है ना। थोड़ी सी स्टाइल में बोलूं तो 1 डजन। तो 1 डजन का क्या मतलब होता है? 1 डजन का हम बचपन से मतलब समझ आते हैं 12। अगर मैंने बोला 1 डजन पानी की बोतल, तो वो 12 बोतल ले आएगा। 1 डजन पेन, तो वो 12 पेन ले आएगा। मतलब 1 डजन ऑफ एनीथिंग का मतलब होता है 12 ऑफ दैट थिंग, है ना। केमिस्ट्री में 12, ये जो नंबर है ना 12, ये एक बहुत छोटा नंबर है। अगर मैं बोलूं 1 डजन एटम, तो उसका मतलब होगा 12 एटम्स, जिनको ना तो हम वे कर सकते हैं ना वो हमें दिखते हैं, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में एक बड़ी यूनिट को डिफाइन करते हैं, उस यूनिट का नाम होता है 1 मोल। मतलब जैसे डजन होता है ना, डजन का मतलब होता है 12, ऐसे ही एक नंबर होता है 1 मोल, ठीक है। तो मोल एक हिसाब के तुम यूनिट कह सकते हो। 1 मोल में कितने चीजें होती हैं? 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23। आगे मैंने लिखा स्पीशीज, SPECIES। स्पीशीज का मतलब क्या? देखो अगर मान लो मैं किसी को बोलूं कि 1 मोल एप्पल ले आओ, ठीक है, जाओ मेरे को बड़ा मन कर रहा है एप्पल खाने का, वैसे मुझे एप्पल जरा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने किसी को कहा 1 मोल एप्पल ले आओ, तो पता है कितने एप्पल लेके आएगा? 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 एप्पल। अरे माधुरी दीक्षित का वो एक गाना नहीं है, वो कौन सा गाना है सलमान खान की मूवी के साथ? नहीं माधुरी दीक्षित का नहीं, सॉरी, ऐश्वर्या राय का सलमान खान के साथ गाना है ना, निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निबुड़ा लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो। मान लो, ठीक है, मान लो ऐश्वर्या राय सलमान खान को कह रही है कि एक काचा निबुड़ा नहीं, है ना, 1 मोल काचा निबुड़ा ले आओ, तो सलमान खान क्या लेके आएगा? 6.0222 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 निबुड़ास। समझ आ गया? तो वो सॉन्ग वाले को हम सिखा देते हैं कि अगर 1 मोल एनीथिंग है ना, तो इसका मतलब होता है 6.0022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 दैट थिंग, ठीक है। अब जरा केमिस्ट्री की भाषा में समझ लेते हैं। देखना 1 mole is the amount of substance that contains as many species, ठीक है। जैसे एटम्स हो गया, चाहे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चाहे आयंस हो सकते हैं या अदर पार्टिकल्स, as they are atoms exactly in 12 grams of C12। अच्छा मैं तुम्हें एक लॉजिक भी बता देती हूँ, ध्यान से देखो। देखो मान लो मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है, 612। ध्यान से समझना इस बात को।
मान लो मैंने तुम्हें कहा 1 मोल ऑफ कार्बन ले लो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो इसका मास पता क्या होगा, ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना, ये इसका मास है 12 ग्राम। और इतने में कितने कार्बन एटम्स हैं, इतने में है 6.022 टाइम्स 10⁻23 कार्बन एटम्स। मतलब यार शॉर्ट में सिर्फ ये समझ लो, शॉर्ट में ये समझ लो, अगर 1 मोल एटम लिखा है तो 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। अगर कहीं लिखा होता 1 मोल वाटर, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, तो अब यहां पर कितने हो जाएंगे, 6.022 टाइम्स 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जितना जो यहां लिखा है ना, जो यहां लिखा है वो यहां पर आएगा, ठीक है। सो 1 मोल एटम्स का मतलब 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल। अभी तक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे एक चीज समझाती हूँ। नेक्स्ट जो टर्म हमारे क्वेश्चंस में हजारों बार रिपीट होती है ना, उसको हम बोलते हैं मोलर मास। ध्यान से समझो, मतलब मैं तुम्हें वो चीज है ना बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगी जिनसे जेई के डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब वैसे यार देखो, 1-1.5 घंटे में समझाने को तो मैं तुम्हें पूरी कहानियां समझा सकती हूँ, बट हम वो कहानियों को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं जो जेई में पूछी ही नहीं जाती है। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स, वो अपने बेसिक्स क्लियर कर लो जिनसे तुम्हारे जेई के क्वेश्चंस अंधाधुंध आराम से तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। खैर मुझ पे विश्वास नहीं है ना, इट्स ओके, मुझे 5 मिनट दे दो, अभी तुम्हारे सामने 2018, 19, 20 के क्वेश्चंस दूंगी, अपने आप तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। एक और चीज, मोलर मास का मतलब पता है क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीशीज। ध्यान से देखो, जैसे मान लो पानी है H2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है पानी, अगर मैंने इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लिए, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स को हम 1 मोल बोल सकते हैं, ठीक है। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, इंडिविजुअली निकाल लो। 9th में सीखा था ना, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18 ग्राम। मतलब 1 मोल पानी का मास कितना हो गया, 18 ग्राम। और अगर मैं बोलूं मोलर मास कितना होगा, तो उसके यूनिट्स हम लिखते हैं ग्राम्स पर मोल, तो मोलर मास कितना लिखेंगे, 18 ग्राम्स पर मोल। आई बात समझ? जिनको नहीं आया एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। गिव मी अ सेकेंड, अरे गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, क्या कर रहे थे हम, ओह सॉरी, हाँ जी, तो हम ना मोलर मास समझ रहे थे। मान लो मैंने लिया जैसे CO2, अबे यार ये ना मतलब कई बार ये स्लाइड इतना धोखा दे देती है ना बंदे को, पेन चाहिए हमें डफर। हाँ, जैसे मान लो मैंने CO2 ले लिया, ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का तुम मास निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन का मास, समझ आया। 1 मोल कार्बन का मास 12 और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल करोगे आएगा 44 ग्राम। ध्यान से समझना, 1 मोल CO2 का मास कितना, 44 ग्राम। और अगर मैं लिखूं मोलर मास CO2 का कितना, मोलर मास होगा, यूनिट्स ध्यान से समझो, मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल। देखो यूनिट अपने आप सिखा रही है, इसका क्या मतलब है, 1 मोल का मास कितना, 44 ग्राम्स, इसीलिए मोलर मास क्या बोलते हैं, 44 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मास की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं 3-4 तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े ये 3-4 एक ही ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ आ रहा है? कोई डाउट्स हैं तो पूछते रहो, आराम से डाउट्स पूछो। इरम इज सेइंग मैम दिस सेशन इज ऑल्सो फॉर नीट। यस, मैं बिल्कुल बेसिक से सब कुछ करा रही हूँ। जेई और नीट दोनों के PYQs हैं। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। अगर और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो शाम को 6 to 7 स्पेशल क्लास में आना, वहां पर मैं जेई नीट मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। ओके मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2022। क्या मैं थियरी के लिए, अरे बुक्स तो मैंने अभी कल ही स्पेशल क्लास में बताई हैं, बेस्ट बुक्स फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, 22, 23। हर टाइप के बच्चे के लिए अलग अलग बुक रिकमेंड करिए, वो वाला सेशन देख लेना, ठीक है। चलो यार, एक ना जेई में क्वेश्चन आता है जो नीट में भी बहुत बार रिपीट होता है, वो होता है फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। 3 फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
पहले मैं तुम्हें एक एक करके तीनों फॉर्मूला समझाती हूँ। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास ना 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर, ठीक है, 26 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 26 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको ना एवोगैड्रोस नंबर, जिसको N0 लिखते हैं, Na लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। 6.022 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 23। सो जब इसको डिवाइड करोगे कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे? 10 रेज टू द पावर 3। तो कितने मोल्स हो गए? 1000 मोल्स। तो अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो पहला फॉर्मूला क्या है? जितने पार्टिकल्स तुम्हें दे रखे हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दो? एवोगैड्रोस नंबर से। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड है। जितने पार्टिकल्स दे रखे हैं उनको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। बात सिंपल सी है, ठीक है। आगे देखो, सेकेंड जो फॉर्मूला है जिससे हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस। तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस पढ़ा था ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पता है ये जेई में इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ। एक बार पूछा था वाटर, लिक्विड वाटर का उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए, आधे बच्चे यही वाला फॉर्मूला लगाए। अरे ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड्स और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला? ध्यान से समझो। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर एक आइडियल गैस भरी पड़ी है। वी हैव एन आइडियल गैस जिसको हमने एक कंटेनर में डाल रखा है, ठीक है, और ये आइडियल गैस एट एसटीपी है। ये उन बच्चों को डेफिनेटली बात समझ आएगी जिन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा 5 दिन रुक जाओ, 5 दिन के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर भी कराऊंगी 1 शॉट में, ठीक है। उसको भी क्या कहते हैं, बिल्कुल रिविजन की तरह करेंगे, वहां पर इसकी डिटेल समझा दूंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है 273 केल्विन पे है ये, ठीक है, 0 डिग्री सी पे है, और प्रेशर मतलब 1 बार प्रेशर पे है। दिस इज देयर एट 1 बार प्रेशर। गैस हमने रख रखी है, ठीक है। इस पूरे कंटेनर का लेट्स से कितना वॉल्यूम है? लेट्स से वॉल्यूम इतना दे रखा है 44.8 लीटर्स। अब हमें पता करना है कि इस पूरे कंटेनर में कितने मोल्स है उस गैस के। तो पता क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा जो वॉल्यूम है कंटेनर का एट एसटीपी। याद रखना, इट इज ओनली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर, और उसको तुम डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये 22.4 लीटर का क्या कॉन्सेप्ट है? 22.4 लीटर्स को हम पता है क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। शॉर्ट में बताती हूँ क्या फॉर्मूला सीखा हमने, याद करो। एक डब्बा, डब्बे में कुछ आइडियल गैस है, डब्बे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन, डब्बे का प्रेशर है 1 बार। उसमें कोई भी गैस हो भाई, सब कोई भी, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, या जब तुम फार्टिंग करते हो तो कुछ गैसेस निकलती हैं, कोई भी गैस हो, मैं कहती हूँ कोई भी गैस हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी गैस होनी चाहिए, मगर डब्बे का टेम्परेचर 0 डिग्री सी, प्रेशर 1 बार। तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस गैस के? तो डब्बे का जितना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, बात खत्म, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। यहां तक चीजें सबको समझ आई? सेकेंड इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब होगा? नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। जिस भी चैप्टर को तुम्हें करना है, मैंने पहले से ही 45 डेज का प्लान तुम सबके साथ शेयर कर दिया, बस उस प्लान को फॉलो करो, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। देखना, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, ये बचपन से पढ़ के आए हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो कैसे, मान लो मैंने कहा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कितनी है? 22 ग्राम्स दे रखी है, तो बताओ कितने मोल्स होगी? अरे कितनी दे रखी है? 22 ग्राम्स दे रखी है। मोलर मास अभी अभी निकालना सिखाया था, 44 ग्राम्स पर मोल। यूनिट्स का ध्यान रखो, ग्राम से ग्राम कट गया, कितना गया? 0.5 मोल्स। ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है, जिनको मैं, पता है तुम इनको ऐसे मंजिल फॉर्मूला कह दो, जैसे मंजिलें बनी हुई है ना, ये बाई ये, ये बाई ये, ये बाई ये, ठीक है, या मतलब तुम शॉर्ट में ये बाई ये फॉर्मूला कह दो। कौन सा फॉर्मूला? ये बाई ये 3 फॉर्मूला तुम याद कर लो, ठीक है, इससे जेई का हर क्वेश्चन निकल जाएगा। I mean, इनके अलावा
अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या फॉर्मूला है? ये बाई ये बाई ये बाई ये। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये बाई ये फॉर्मूला से, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। याद ये रखोगे ये बाय ये में कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक थियोरी सबको समझ आ गई है? उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लेट मी नो, इज द थियोरी क्लियर टू एवरीवन? थियोरी क्लियर है? ये बाय ये फॉर्मूला मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। कर रही थी मंजिल बाय मंजिल, मंजिल बाय मंजिल, मंजिल बाय मंजिल, ठीक है, या इसको ये बाय ये कह दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली एट एसटीपी। बच्चे ये तो याद रख लेते हैं बट ये भूल जाते हैं। अगर किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे होगा फिर गलत कर दोगे, ठीक है। उस चीज को हम खैर स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे, वहां का क्वेश्चन है। और नहीं तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहां तक थियोरी सबको क्लियर हो गई? एक बार वापस से थियोरी रिकैप कर लेते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया मोल क्या होते हैं। एक मोल में 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया मोलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे पानी है तो 2 टाइम हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन। मोलर मास के यूनिट्स होते हैं ग्राम्स पर मोल, कि एक मोल में इतने ग्राम्स हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूला, ये बाई ये, जिसको बोलते हैं मंजिल फॉर्मूला, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाय 22.4 लीटर, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। यहां तक की थियोरी सबको समझ आ गई होगी। अब मैं तुम्हें एक पहला क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। हेडफोन्स लगा के रखना, ठीक है। हाँ भाई, यार तुम्हें पता है तुम एसवी एटम्स हो, तुम कोई नए हो, एसवी एटम्स को पता है ना कि हेडफोन लगा के रखना कंपलसरी है मैम की क्लास में। नहीं तो बाद में कहते हो मैम मेरे पापा बैठे थे आपने एग्जाम्पल दे दिया, तो तुम हेडफोन लगा लिया करो यार। मैं ध्यान रखूं, है, मैं आगे से ना याद दिला दूंगी। गाइज वेलकम टू द क्लास वेयर हेडफोन्स आर वेरी मच नेसेसरी। केमिकल बॉन्डिंग में तो भाई साहब हेडफोन्स लगा के आना। चलो सो गाइज ये है मेंस का, जेई मेन का ऑनलाइन पेपर था अप्रैल 16, 2018 का। तो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? पहले खुद से ट्राई करोगे फिर मैं ट्राई कराऊंगी। जितना अभी तक कराया उनमें से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा थियोरी नहीं लगेगी, ठीक है। करो, डू दिस क्वेश्चन। तब तक मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ और तुम्हारी चैटें भी पढ़ लेती हूँ, है ना। मेरे को, मैं बड़े दिन से लव बर्ड्स को मिस कर रही थी। देखते हैं कौन किसका बंदा बंदी बन गया है। अच्छा, एसटीपी में तुम कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बहुत पुराने जमाने में, मुझे ईयर नहीं याद है, बहुत पुराने जमाने में ना 0 डिग्री सी और 1 ATM प्रेशर लिया जाता था एज एसटीपी, ठीक है। बट अब चेंज हो गया, इट इज 0 डिग्री सी एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है। बड़ी सारी कंडीशन है, एक है एसटीपी, एक है एसएटीपी, एक है एनटीपी। ये सारी चीजें हम स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। निशान सर का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास ही नहीं है। मैं भी सर को रूम में जाके बुलाती हूँ कि सर सुन लो यार, फोन उठाते ही नहीं है सर। चलो, करा किसी ने क्वेश्चन? 45 डेज में हो जाएगा। अरे मैंने तुम्हें पता 5 दिन की छुट्टी क्यों ली थी? पूरा का पूरा प्लान करने के लिए, तुम्हारी सारी स्लाइड्स बनाने के लिए। कमिट करने से पहले मैंने खुद करके देखा 45 डेज में मैं इनको वो पढ़ा सकती हूँ जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ या नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। सो जब मेरे दिल ने कहा ना कि हाँ यू कैन डू इट, तब मैंने तुम्हारे सामने ये कोर्स लॉन्च किया, नहीं तो मैं ना करती, ठीक है। यार मैं दिल से पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। मैं पैसे के लिए पढ़ाती हूँ, पैसे अच्छे वाले दे रखे हैं भगवान ने मुझे, कमी नहीं है, ठीक है। सो पैसे के लिए नहीं पढ़ाती तुम्हारी मैम पढ़ाती है दिल से। यार ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब हर टीचर दिल से नहीं पढ़ाता यार, मैं पढ़ाती हूँ दिल से, मतलब मेरा ऐसे दिल अंदर से कहता है कि हाँ आज तो क्वेश्चन कर लिया इन्होंने। चलो सो गाइज लेट्स ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, देखना। एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाती हूँ। थियरी हमने पढ़ ली, अब उस थियरी की हेल्प से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक कोई भी हमारे पास अननोन कंपाउंड है क्लोरोहाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्लोरीन होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा। एक अननोन कंपाउंड है, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। विच हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन, ये पता क्या कह रहा है?
ये कह रहा है इस पूरे कंपाउंड का जितना भी मास है उसका क्लोरीन कितना है 3.55%। ठीक है, यही है ना 3.55% क्लोरीन, मतलब इस पूरे कंपाउंड का जो भी मास है उसका लगभग 3.55% किसका है, क्लोरीन का। ठीक है, आगे देखो, इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम ओनली, पूरे के अंदर हाइड्रोजन जितने भी हो, कार्बन जितने भी हो, बट क्लोरीन कितने हैं, सिर्फ वन। तो देख लो, ये है हमारा वन मॉलिक्यूल, लिख लो, एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ वन एटम है किसका, क्लोरीन का। हमारे पास सिर्फ वन एटम है क्लोरीन का। ठीक है, अब हमें बताना है द क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हमें पता करके बताओ 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन में कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। किसी का आंसर आया, डी आंसर आ रहा है, सुपर इजी है, बस देख लो। ठीक है, अगर सुपर इजी है तो मतलब तुम देख लो तुम्हारा लेवल बहुत ही अच्छा है। 2018 का क्वेश्चन है, मैंने तो बनाया ही नहीं है, जेई वालों ने, एनटी वालों ने बना के दिया 2018 का क्वेश्चन। सुपर इजी है तो बहुत बढ़िया। देखो वापस से एक बार चालू करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है जहां कुछ समझ ना आ रहा हो। ठीक है, ये देखो खाली स्लाइड ले लिया मैंने। एक हमारा ना कंपाउंड है, ठीक है, एक हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। इसके वन मॉलिक्यूल के अंदर जो पहले डेटा दे रखा है ना उसको समझने की कोशिश करो। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ वन क्लोरीन एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्लोरीन एटम्स है, सिर्फ वन। ठीक है, और उसने पूछा है इस कंपाउंड के 1 ग्राम में, 1 ग्राम कंपाउंड में हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर, कि भाई अगर 1 ग्राम कंपाउंड है तो कितने क्लोरीन एटम होंगे। ठीक है, मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें ना यूनिटरी मेथड यूज करना जरूरी है। यूनिटरी मेथड का मतलब पता है क्या है, जो बचपन में सीखते थे ना 8th 9th में, क्या कि मान लो 100 पेन है हमारे पास, 100 पेन्स हैं। ठीक है, ये 500 रुपए के आते हैं, यू हैव टू स्पेंड 500 रुपीज टू गेट 100 पेन्स। तो एक पेन कितने का आएगा, कैसे करते थे बचपन में, 500 बाय 100, फिर काटते थे, कहते थे मैम 5 रुपए का एक पेन है। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। सेम यूनिटरी मेथड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में बड़े अच्छे से हम यूज करते हैं। देखो कुछ और दे रखा है, उसने दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 U, एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, अब देखो मान लो हमें दे रखा है कि पूरे कंपाउंड में क्लोरीन कितना है 3.55%। जिस बच्चे को यहां से स्टार्ट करना आ गया ना उसका तो ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को समझते कैसे, जब भी परसेंट दे रखा हो ना, जब भी ये परसेंटेज का साइन दे रखा हो तो ऐसे सोचो, ध्यान से सुनो, ऐसे सोचो कि 100 ग्राम सब्सटेंस में, 100 ग्राम जो हमारा सब्सटेंस है उसमें क्लोरीन कितना है 3.55 ग्राम। ये बात समझ आई है सबको भाई, 3.55%, जब भी 100% का मतलब 100, तो मैं ये मान सकती हूँ कि पूरा का पूरा अगर सब्सटेंस 100 ग्राम था तो उसमें क्लोरीन कितना था 3.55 ग्राम। ये समझ आ गया। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कोई बात नहीं, पहले निकालते हैं कि 100 ग्राम अगर सब्सटेंस था तो उसमें क्लोरीन कितने थे 3.55 ग्राम। अब देखना अगर 1 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है, इफ द सब्सटेंस इज 1 ग्राम, तो क्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन हो जाएगा 3.55 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। इतना क्लोरीन होगा 3.55 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। ये ठीक है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो। अभी मैंने क्या बोला था, 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स क्लोरीन के, अगर मैंने क्लोरीन के 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स लिए तो इनका मास कितना आएगा 35.5 ग्राम्स। अभी यही नहीं सिखाया था कि इतने एटम्स का मास होता है, मोलर मास 35.55 ग्राम्स। ठीक है, 35.5 ग्राम्स, राइट। तो मैं इसको उल्टा भी तो समझ सकती हूँ ना, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन हैज कितने एटम्स, 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। इतने ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम। 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 35.5। इतने एटम्स होने चाहिए और हमें निकालने कितने, 1 ग्राम, और हमें कितने में चाहिए 3.55 बाय 100। सो 3.55 बाय 100 ग्राम्स अगर क्लोरीन है तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 35.5, मल्टीप्लाई करना इससे, यूनिटरी मेथड, 3.55 बाय 100। सॉल्व कर लो, सिंपल सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा डी 10 रेज़ टू द पावर 20। सॉल्व कर लो, नहीं हो रहा सॉल्व तो मुझे बताओ। ठीक है, यहां से 10 लिख दो,
यहाँ से 100 लिख दो, ठीक है, सॉल्व कर लो। सो ये देखो कट गया, यू विल सिंपली गेट द आंसर एज 6.022 टाइम्स 10⁻20। अब मुझे बताओ, इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है, सबको समझ आ गया? डू यू वांट मी टू रिपीट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? रिपीट करूं, कैसे करना है? करूं रिपीट, जल्दी से बताओ। हो गया? महक का आ गया, वरुण का आ गया, ठीक है, अजिंक्या का आ गया, ठीक है, इजी था मैम। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो। नीतू कुमारी सिंह, चलो नीतू कुमारी के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों पागल बनाते हैं, 2018 में इतना तुच्चे लेवल का क्वेश्चन क्यों आता है? कुछ नहीं करना था। कभी भी तुम्हें, उसने कहा है एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ठीक है, उसमें क्लोरीन का परसेंटेज दे रखा है 3.55%। भाई सब जैसे ही परसेंट दिखाई देना किसी भी क्वेश्चन में, मैं कहती हूँ किसी भी क्वेश्चन में जैसे ही परसेंट दिखाई देना, क्वेश्चन को आसान समझ लो। वो कह रहा है कि 100 ग्राम में 100 ग्राम अगर मेरे पास सामान था तो उसके अंदर क्लोरीन कितना था? 3.55 ग्राम, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 1 ग्राम में बताओ कितने क्लोरीन एटम्स हैं। तो मैंने कहा 100 ग्राम में क्लोरीन कितना है? 3.55 ग्राम। तो 1 ग्राम में क्लोरीन कितना हो जाएगा? 3.55/100 ग्राम, ठीक है। मुझे ये पता चल गया। फिर मैंने दिमाग लगाया मोल कॉन्सेप्ट में, ये तो हम पढ़ के ही आए थे कि अगर 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स होते हैं, इतने सारे एटम्स हैं, मतलब 1 मोल एटम है, तो उनका मास कितना होगा? 35.5 ग्राम। अभी बताया नहीं था, ये कहाँ गई वो स्लाइड? कहाँ गई C12 वाली? ये देखो कहाँ गया, अरे वो स्लाइड कहीं चली, ये रहा। अगर 1 मोल कार्बन एटम्स है 6.022 टाइम्स 10⁻23 कार्बन एटम्स है, तो उनका मास कितना था? 12 ग्राम। यही तो किया मैंने, सेम चीज यहाँ पर यूज करी है, देखना कहाँ है स्लाइड। अगर 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स है तो उनका मास है 35.5 ग्राम। यूनिटरी मेथड से खेलना है, मतलब 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन में कितने एटम्स है? 6.022 टाइम्स 10⁻23। 1 में कितने हैं? एवोगैड्रो बाय 35.5। और 3.55/100 में कितने हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड से खेलो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो जो मैंने थियरी तुम्हें यहाँ तक समझाई है, उस थियरी के अलावा कोई और थियरी नहीं आएगी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ गए। तो एक तो मैंने ये बाय ये फॉर्मूला सिखाया है, जिसको मंजिल फॉर्मूला हम कह देते हैं, ठीक है, वो याद रखना है। और ये बेसिक सा तुच्चा सा चीज याद रखनी है, इससे जेई तक के, नीट तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। सो नाउ लेट अस मूव अहेड विद आवर सेकंड टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को लाइटली ले लेते हैं। आज इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं डीपीपी में दूंगी, ठीक है। सो मेक श्योर वो क्वेश्चन 6 बजे तक कर लेना। आंसर नहीं आया तो मेरे से क्लास में समझ लेना, 6 to 7 स्पेशल क्लास है, ठीक है। देखो अब जो हमारा फॉर्मूला है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और एक अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इनसे कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो भी तुम्हें अभी दिखाऊंगी। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि जेई का पेपर बहुत टफ है, हमारे तो बस का ही नहीं है, तुम देखना मोल कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर से तुम इतना डरते हो ना, उसके इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस ये है कि थियोरी पढ़ते हो ना तुम, फालतू चीजों को ज्यादा पढ़ते हो और काम की चीजों को कम कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो ये जो मेरा क्रैश कोर्स होगा ना, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ काम की चीजों पे फोकस करेंगे जिनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। मान लो हमारे पास ना, जैसे मान लो मेरे पास एक डब्बा है, डब्बे में क्लोरीन एटम्स है, ठीक है। अब क्लोरीन 2 टाइप के हैं, एक है क्लोरीन 1735, एक है क्लोरीन 1737। मतलब कुछ क्लोरीन एटम्स हैं जिनका मास है 35 AMU, कुछ क्लोरीन एटम्स हैं जिनका मास है 37 AMU, जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? These are the atoms of the element having same atomic number but different atomic masses। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मान लो इस वाले का मास है M1, ठीक है, इस वाले का मास है M2, मतलब जैसे ये 35 हो गया, ये 37 हो गया, राइट। सो मान लो इसके मैंने कितने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, लेट्स से इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए मैंने 75, इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए मैंने 25, ठीक है। तो मतलब अगर एक डब्बा है जिसमें 75% क्लोरीन 35 है और 25% क्लोरीन 37 है, ठीक है, तो उस डब्बे का एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल, और कुछ नहीं करना था। अगर यही मैंने मॉलिक्यूल ले लिया और उन मॉलिक्यूल का एवरेज मोलर मास निकाला, तो N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन
मान लो मेरे पास है ड्यूटीरियम, ठीक है, जस्ट मान लो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक बैग है जिसमें हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, मान लो ऐसा है, ठीक है। और मान लो जो रेशो जिनमें ये प्रेजेंट है वो है 99:1, मतलब ये 99% है और ये 1% है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इस पूरे डब्बे का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, परसेंटेज इंटू मास, सो 99 टाइम्स 1 प्लस परसेंटेज इंटू मास 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल 99 प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास, अगर एटम लेवल पे मैं खेल रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने कैसा लिया, एक है हमारा NO, ठीक है, एक है हमारा NO2, ये दोनों हमारे डब्बे में पड़े, एक NO है और NO2, दोनों हमने एक डब्बे में रख दिए। मान लो मैंने NO के मोल्स ले लिए 3 मोल्स, कितने ले लिए 3 मोल्स, और NO2 के मोल्स ले लिए मैंने 1 मोल। मान लो मैंने एक ऐसा मिक्सचर बनाया जहां NO कितने 3 मोल्स और NO2 कितने 1 मोल। अब मैं बोल रही हूँ कि यार इस पूरे डब्बे का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ कि भाई ओवरऑल एवरेज मास क्या होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 3 टाइम्स किसके मास से मल्टीप्लाई करोगे, NO के, 1 टाइम किसके मास से मल्टीप्लाई करोगे, NO2 के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 + 1। अब ये तो निकालना आता ही है, नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 टाइम नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 2 32 डिवाइड। तो वही बात होगी, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, बर्तन भी, चैनल भी, मतलब सब मैं ही करूँ, तुम कुछ मत करो, तुम बस आओ हैं अपने बंदा बंदी से थोड़े बहुत बातें करते रहो, यही तुम इंजॉय करो, मैं ना करूँ। हाँ चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये हो गया लो 2020 का क्वेश्चन है। अब मुझे मत कहना कि मैम जेई वाले इतने गंदे क्वेश्चन क्यों देते हैं, तुम्हारे सामने है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस रिसेंटली आए हुए हैं ना, मैंने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखे हैं। ये सितंबर में जो जेई मेन हुआ था, ठीक है, उसका 2020 का क्वेश्चन है, प्लीज करके दिखा दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक और थियरी पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये तो मेरे सारे बच्चों को आना चाहिए, जितने 160 बच्चे लाइव हैं उन सबको ये आंसर आना ही आना चाहिए, जल्दी से बोलो। मैथ्स में एनवी सर चाहिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। बी आंसर बहुत बच्चों ने बोला है, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 grams per mole. The ratio of Cl 35 to 37 naturally occurring chlorine is close to, इसको बिना सॉल्व करे तुम्हें पता होना चाहिए, जो क्लोरीन 35 होता है, ठीक है, वर्सेस क्लोरीन 37, इनका रेशो होता है, ये होता है 75%, ये होता है 25%, ठीक है। सो रेशो कितना है वैसे 3:1, तो बी आंसर तो सिंपल था, फाइन। अगर लेट्स से ये क्वेश्चन किसी और का होता, हमें नहीं पता, किसी और चीज का क्वेश्चन होता, तो हम कैसे सॉल्व करते वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। इरेज ऑल द इंक, हाँ जी, तो वो भी मैं बता देती हूँ। लेट्स से ये इतना सिंपल क्वेश्चन ना आता बट कोई टफ आ जाता, तो तुम क्या लिखते, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, ठीक है। सो मान लो ये कितना परसेंट है, X%, ये कितना हो जाएगा, टोटल 100 में से लेना है, ये कितना हो जाएगा 100 - X%, ठीक है। मोलर एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये टर्म लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो 35 टाइम्स X, ठीक है, फिर प्लस करो, ये टर्म लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 100 - X टाइम्स 37, बहुत बढ़िया। अब इसको डिवाइड करोगे दिस प्लस दिस से, X + 100 - X इज नथिंग बट 100। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा, इसने दे रखा 35.5, तो X की वैल्यू निकाल लेना और 100 - X की वैल्यू निकाल लेना, रेशो ले लेना। बट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें टाइम बचाना था, कुछ 2-3 सेकंड लगने थे इसको मार्क करने के लिए, सो 3:1 वाज द सिंपल आंसर, ठीक है। बट अगर मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता, तुम्हें ना पता होता, तो दिस इज द डिटेल मेथड टू डू दैट क्वेश्चन, फाइन। देखना कौन से साल का, 2020 का, इतना तुच्चा क्वेश्चन है। तुम्हें लगता है ऐसा क्वेश्चन अगर जेई में आएगा और तुम्हारा नहीं होगा, भाई साहब मेरा हर एसवी एटम ना इस क्वेश्चन को कर सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जेई वालों को तो प्यार है ही है, नीट वाले भी ना इस क्वेश्चन से इतना प्यार में है कि हर बार ऑलमोस्ट हर पेपर में ना एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन देते ही देते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी एंड देन आई विल मेक यू डू वन जेई का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, बाय द वे पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया H2O2, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
अब देखा जाए, मैं तुमसे पूछूं हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का कितना रेशियो है, लाइक हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम कहोगे मैम 2:2, और सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा HO, मतलब इसको सिंपल कट कट करके फॉर्मूला लिख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशियो है 1:1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मोस्ट सिंपल फॉर्मूला जो हमें सिर्फ ये बताए कि उस कंपाउंड में एटम्स का रेशियो क्या है। बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है जैसे H2O2, वो हमें ये बताता है रेशियो क्या है एज वेल एज कितने एटम्स, टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ये बता रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 6:12:6, मतलब 1:2:1। तो ये फॉर्मूला हमें रेशियो भी बता रहा है, साथ साथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड बता रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिख दूं CH2O, ये क्या बता रहा है? ये सिर्फ रेशियो बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने हैं, बट ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। आए समझ? देखना, empirical formula of a compound represents the ratio of different atoms present in a molecule, कि एक molecule में different atoms का ratio क्या है, वो कौन बताते हैं? empirical formula. Molecular formula of a compound represents exact number of atoms present in the molecule, कि एक molecule में exactly कितने atoms हैं उसको कौन बताता है? molecular formula. बात समझ आ गई यहाँ तक? अब देखो, empirical formula और molecular formula में एक relation है। देखो क्या, एक काम करना, एक काम करो, C6H12O6 ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि CH2O ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक नंबर आएगा n। ठीक है, तो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? देखना, तुम अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे H2O2 में n क्या था? 2, तो HO को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब यहाँ तक, अब इससे एक क्वेश्चन आता है, जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। तुमसे ना होगा तो मैं हेल्प करूंगी, बाकी पहले ट्राई तुम करो, ट्राई करो। बायो के लिए सिमरन मैम को रख लेना प्लीज। ठीक है जी, तुम अपनी सजेशंस देते रहो। ठीक है, मैं हर टीचर से बात करूंगी, बाकी जो टीचर्स तुम्हें पसंद आएंगे हम वो टीचर्स रखेंगे। एनवी सर को लाओ मैथ्स के लिए प्लीज। तो एनवी सर को तुम पटाओ भाई, मेरे से तो नहीं पढ़ते। मैंने तो एक बार पढ़ाया था लाइफ में बस, उसके बाद अब दोबारा नहीं पढ़ाती मैं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, डू दिस क्वेश्चन। 2018 मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन का 2018 का क्वेश्चन है, देखो होता है या नहीं। जल्दी जल्दी करके दिखाओ। मैं कहते रही हूँ बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सरप्राइज तभी रिवील करूंगी, सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ तभी रिवील करूंगी जब 31 जैन 2021 तक, ठीक है, जब तक हमारा 11th का सिलेबस पूरा होगा ना, तब तक 10,000 एटम्स हमारे साथ जुड़ जाने चाहिए, बॉन्ड बना लेने चाहिए, तभी जाके मैं सरप्राइज रिवील करूंगी, ना तो ना सही भाई। चलो ए सी, अरे मिक्स आंसर आ रहे हैं। आयुष कह रहा है ए, अनिरुद्ध कह रहा है सी, और बताओ, और किसी का कोई और आंसर आ रहा है? नहीं तो मैं कराती हूँ क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। मतलब ये जेई वाले ना इतना डरा देते हैं, 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे भारी भरकम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बाकी जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बस समझने की बात है, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया ना उसको सॉल्व करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। कहोगे भाई साहब इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। आया आंसर तुम्हारा? ए ए ए ए अरे यूपीएससी गैलेक्सी हम एनवी सर से पूछ लेंगे कि वो मैथ्स पढ़ाएंगे हमें या नहीं, बाकी ए आंसर तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। तुक्के मार रहे हो तो बहुत गंदे हो तुम लोग, तुक्के मत मारो यार, ध्यान से करो। देखो
the ratio of mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound CXHYOZ is 6:1. हाँ, ध्यान से वो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ध्यान से करते हैं, ठीक है। वी हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CXHYOZ। डरो मत, ये मत सोचो कि मैम ये पता नहीं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। मैं कहती हूँ सिंपल लाइन बाय लाइन पढ़ो, तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। वो कह रहे हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो है 6:1। देखना, इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो है 6:1। अरे अब मास परसेंटेज बाय मास का भी हमने शुरू में ही किया था, मतलब उस चीज का मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास। तो मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ परसेंटेज, या तुम सिंपल बोल दो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो है 6:1। ये ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने दे रखा है, मैंने वही का वही नोट डाउन कर लिया। If one molecule of the above compound contains half as much oxygen as required to burn one molecule of a compound CXHY to form CO2 and water, the empirical formula is। यार देखो, पता है जो बच्चे जेई से पहले सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ जाते हैं ना, एनसीईआरटी में तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है, इधर उधर की बुक से क्वेश्चन करोगे, ये सारी थियोरी तुम्हें दे रखी होगी, कंप्लीट थियोरी विल बी गिवन। ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, सारी की सारी थियोरी हर जगह दे रखी होती है, ठीक है। बट उस थियोरी को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, अगर तुम वो नहीं करके गए बिफोर द एग्जाम, और जाते ही तुम्हें अगर एग्जाम में मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, तो तुमसे नहीं सॉल्व होगा। दैट इज व्हाई आई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने उतने ही मैंडेटरी हैं जितने तुम्हें थियोरी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो मेक श्योर तुम PYQs करके जाना एग्जाम से पहले। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा ये जो क्रैश कोर्स है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना भी कर गए ना, अपनी साइड से और कोई एफर्ट नहीं किया, तो भी मैं कहती हूँ भाई तुम्हारा जेई में और नीट में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना एक स्मार्ट स्टडी करनी है, यू डू नॉट हैव टू डू, मतलब कहते हैं ना एक बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा अच्छा होता है, बट जो बच्चा स्मार्ट वर्क करता है ना हार्ड वर्क के साथ, वो बहुत अच्छा काम, मतलब उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। एंड ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हम वही स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जो शायद हम 20 दिन का हार्ड वर्क करने से भी अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को करने के तरीके को देखो। वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYOZ, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मास दे रखा है 6:1। यहां तक हमें समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसने कहा है इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन है, इट इज हाफ ऑफ द ऑक्सीजन। वो CXHY जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, तो कितना ऑक्सीजन इस रिएक्शन में यूज होता है, उसका आधा ऑक्सीजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। वापस देखना, इस लाइन को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस इंग्लिश को। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY to form CO2 and water completely। वो कह रहा है इसके एक मॉलिक्यूल को, किसको, CXHY के एक मॉलिक्यूल को अगर मुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, पूरा कंप्लीट रिएक्शन कराओ, CO2 और वाटर बन जाए, तब कितनी ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है, जितनी भी होगी उसका हाफ ऑक्सीजन इसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो उसने बोला कि कंपाउंड का फॉर्मूला बता दो। बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कई बच्चों ने ए आंसर कह दिया, बिल्कुल तुक्का था, मुझे नहीं पता आंसर ABCD क्या है, मैं अभी तुम्हें सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो कैसे करेंगे यार। सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलते हैं, मासेस के साथ मत खेलना, नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलना, ये बहुत सही बात है। जैसे मान लो एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो, मान लो एक कंपाउंड है CO2, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैम इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है ना, इसका 12 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, राइट। या मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज देयर विद 2 मोल्स। तो मतलब मास की बजाय मोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। देखना अभी हमें दे रखा है मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना दे रखा है 6:1। कार्बन का मास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मास कितना है 6:1। जबकि जब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ ना, तो मुझे मोल्स के साथ खेलना है। तो मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मंजिल फॉर्मूला से नहीं पढ़ा,
नंबर ऑफ मास क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है ना। तो मान लो यहाँ पर गिवन मास है 6 और मोलर मास कितना है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का गिवन मास 1, मोलर मास भी 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/2:1। अब या तो मैं एक फॉर्मूला लिखूं C1/2 हाइड्रोजन 1, तुम्हें पता है कि हम ऐसे 1/2 3/2 फ्रैक्शन तो लिखते नहीं है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि एक प्रॉपर होल नंबर बन जाए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो C2H, समझ, सॉरी C1/2, ठीक है, H1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा CH2। समझ आ गया? क्या ये समझ आया कि जो कंपाउंड हमें दे रखा है, ठीक है, जो कंपाउंड हमें दे रखा है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या था 6:1, बट मुझे मासेस से खेलना ही नहीं है, मुझे तो मोल से खेलना है। तो ये तो मास था ना, दिस इज मास, तो मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर दो, कहाँ गया 6/12:1/1, सो 1/2:1। अब इसको एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा आ गया CH2, ये क्या है CXHY, समझ आया? आगे देखो, अब उसने क्या कह रखा है, ये जो CXHY है इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, देखते हैं CXHY को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। CH2 में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, बिल्कुल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, CO2 प्लस वाटर, ध्यान से देखो, कार्बन एक हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने 2 + 1 3, तो इसको 3 बनाने के लिए 3/2 लिख दो तुम, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के लिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर मैं बताती हूँ गलती, यहां पर देखो #गलती, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करेंगे, कहेंगे मैम 3/2 ऑक्सीजन चाहिए, नो, कितनी ऑक्सीजन चाहिए 3/2 × 3, ऑक्सीजन कितनी है 3/2 × 3, मतलब 3 ऑक्सीजन चाहिए एक मॉलिक्यूल CXHY को रिएक्ट करने के लिए। तो यहां पर कितनी होगी उसकी हाफ, मतलब क्या आ जाएगा आंसर CH2O 3/2, दिस विल बी आवर आंसर। बट हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखते नहीं है, अब इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, सबसे छोटा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, सो C2H4O3, कोई है ऑप्शन C2H4O3, सो D इज द करेक्ट आंसर, ना कि A, जो तुम तुक्का मारे थे ना, A वाज नॉट द करेक्ट आंसर। आया समझ सबको? क्या सही क्वेश्चन था। देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉल्व कैसे करते हैं, समझ आया? रिपीट करूं, रिपीट कर दूं? ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन, वापस समझ लो सारा कुछ, जिनको नहीं समझ आया ये भी हटा दिया जाए, ठीक है ना। बस चलो यहां से समझ लो। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट रेशियो जिसमें एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें ये दे रखा है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है CXHYOZ, मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे सिंपली XYZ की वैल्यू निकालनी है। उसने दे रखा है इस कंपाउंड में, जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ, मान लो एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, उसने दे रखा है कि कार्बन कितना है, कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, मास ऑफ कार्बन कितना 12 ग्राम्स, और उसने दे रखा है कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 32 ग्राम्स। ये हमें डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है डेटा, और इससे पूछा कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा। लेट्स से तुम्हें नहीं पता CO2 है, यू डोंट नो CO2 है, तुम्हें डेटा दे रखा है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 12 ग्राम और जिसमें ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकलते हैं, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मंजिल फॉर्मूला दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, गिवन मास 12, मोलर मास 12, तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास 32, मोलर मास 16, कितने मोल्स आए 2, सो फॉर्मूला तुमने क्या लिख लिया CO2। ये तो कर सकते हो ना, ये तो बचपन से कर रहे हो, है ना। सेम चीज यहां पर ही तो यूज करनी है, घबरा क्यों रहे हो। अगर JEE 2018 का क्या मतलब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ जाएगा यार, सिंपल चीज है, भूलो मत। क्या दे रखा है उसने दे रखा है मास ऑफ कार्बन वर्सेस मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना दे रखा है 6:1। देखना मास ऑफ कार्बन 12 था, मास ऑफ ऑक्सीजन 32, ये मैंने तुम्हें दिया तो तुम CO2 आराम से निकाल पाए।
मैं कह रही हूँ इस कंपाउंड में मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है 6:1 और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हो, मोलर मास से डिवाइड करते हो ना। तो कार्बन का मोलर मास 12, अभी एक बच्चा पूछ रहा था मैम 6/12 कैसे आया, अब समझ आ गया। और हाइड्रोजन का मोलर मास 1। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने। तो कार्बन हो गया 1/2 और हाइड्रोजन हो गया 1, तो C ½ H1। बट हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना, मतलब ये ऐसे ये हाफ नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसको एक सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया फॉर्मूला, C½ × 2 H1 × 2, क्या फॉर्मूला आया CH2। तो यहां तक तो हमने डिकोड कर लिया, ये है, हो सकता है X और Y CH2 हो सकता है, ठीक है। अब उसने कहा कि इस CH2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और CO2 और पानी बनाते हैं तो कितना ऑक्सीजन यूज होता है, देखना। कार्बन एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3/2 यहाँ पे कर दो, ठीक है। मतलब CH2 को एक मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, 3/2 × 2, मतलब 3 एटम्स ऑक्सीजन के यूज हुए। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था CXHYOZ, ये जो Z है ना, ये इसका हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, CH2O 3/2। फिर से फ्रैक्शन आ गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फ्रैक्शन, तो इसको एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, C2H4O3। अब समझ आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएंगे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बढ़िया। ओके, कैन समवन से टाइमिंग ऑफ बोथ द सेशंस। अरे मैं टाइमिंग बता देती हूँ, जो YouTube की क्लास है वो हर रोज 1 बजे होगी। सो 1 to 2:30 विल बी द क्लास। आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज YouTube की क्लास 1 to 2:30 तक वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई विल बी शेयरिंग अ PDF, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी PDF का, जहां तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना, DPPs दूंगी, ठीक है। सेम DPP को हम आज 6 to 7 वापस से डिस्कस करेंगे अपनी स्पेशल क्लास में। बाय द वे, जिन बच्चों को नहीं पता, आई विल बी टेकिंग टुडे स्पेशल क्लास, ठीक है, जहां हम PYQs करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर के PYQs और डिटेल में हम करेंगे, ठीक है। टाइम है उस क्लास का 6 to 7 PM। आई विल बी शेयरिंग, लिंक भी शेयर कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। बस उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ना कोड डालना पड़ेगा। क्लास इज फ्री, ये जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है दिस इज कम्प्लीटली फ्री, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। यूट्यूब पे भी फ्री है, इसके PYQs भी फ्री हैं इन द स्पेशल क्लासेस, ओके। चलो, सो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम देखो जेई में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। आई विल शो यू, गिव मी 1 सेकेंड। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 2019 का एक और क्वेश्चन है, फिर 2020 का एक क्वेश्चन है। तो 3-4 क्वेश्चन तो पिछले साल में ही आ गया। तो एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बड़े ध्यान से फोकस कर लेते हैं, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब है, मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उस सॉल्यूशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो गाढ़ा है, क्या वो मतलब डाइल्यूट है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव मेजर करना है अगर हमें किसी चीज को, तो कॉन्सेंट्रेशन को कितने कितने तरीकों से लिख सकते हैं, उन्हीं को हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। बड़ी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, परसेंटेज, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर इन सबके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, सो सबसे पहले है परसेंटेज मास बाय मास। ध्यान से समझो, अगर कहीं पर भी लिखा है ना परसेंटेज M/M, इसका मतलब पता है क्या होता है। ऊपर हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितना है ग्राम्स में, नीचे हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी किस में लेंगे, ग्राम्स में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ध्यान से देखो, समझाती हूँ। मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास ना 35% शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, 35% शुगर सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या सिखाया था, जैसे ही परसेंट दिखे मतलब 100, तो नीचे तो कर दो 100 और ऊपर कर दो 35, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट कितना है 35 ग्राम। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास। वापस समझो, परसेंटेज मास बाय मास का मतलब ऊपर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स में, ग्राम ग्राम याद रखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको बोलते हैं परसेंटेज M/M।
नेक्स्ट देखो जो है हमारा वो है परसेंटेज m/v। तो परसेंटेज दिखा तो मतलब नीचे 100, मतलब नीचे 100 लेना है, ध्यान से समझना। ऊपर क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में। ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, याद रखना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। सो परसेंटेज m/v का मतलब क्या है, ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, लीटर्स में नहीं ml में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऐसे दे रखा होगा 60% m/v HCl सॉल्यूशन, मान लो एक सॉल्यूशन दे रखा है 60% HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब पता है क्या है, लिखा हुआ है 60% है, इसका मतलब पता है क्या है, ध्यान से देखना, 100 ml सॉल्यूशन, नीचे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में मास ऑफ HCl कितना है, 60 ग्राम, क्योंकि m/v है ना, तो ऊपर सॉल्यूट का मास लिखोगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, ml में मल्टीप्लाई करोगे 100 से। थियरी समझ आ रही है यहाँ तक सबको, इज द थियरी क्लियर, ठीक है। डीपीपी कहाँ मिलेगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ अलोंग विद 1 डीपीपी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मुझे 10-15 मिनट दे देना, आज संडे है तो पूरी की पूरी टीम छुट्टी पे है, तो मुझे खुद ही अपलोड करनी पड़ेगी, 10 मिनट का टाइम दे देना, सेशन कंप्लीट होते ही डीपीपी मिल जाएगी। ओके, आगे करो। अब देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अब तो तुम समझदार हो गए ना, काफी समझदार हो, कैसे करेंगे, ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, ऊपर सॉल्यूट आएगा नीचे सॉल्यूशन आएगा, नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन सिर्फ इसी के बेसिस पे आएगा, परसेंटेज m/m जनरली इसी के बेसिस पे आएगा, अदरवाइज परसेंटेज v/v से भी आ सकता है, बट मतलब 95% अगर क्वेश्चन आता है तो वो परसेंटेज m/m से आता है। यहां तक ठीक है, चिल हो गया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास 2 फॉर्मूला है, मैं तुम्हें वो फॉर्मूला सिखा देती हूँ। खैर लास्ट 3-4 सालों में तो इनका क्वेश्चन नहीं आया, बट उससे पहले आया करता था, ठीक है। तो मैं सिखा देती हूँ कम से कम फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन आज 6 to 7 वाली क्लास में सॉल्व कराऊंगी। ओके, क्या है क्वेश्चन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। वैसे मेरा एम तो ये है कि जो हमारा अनअकैडमी एटम्स चैनल है ना, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी रीच करेगा। अंदर से ऐसे मेरे दिल से आवाज आती है, बाकी मेरे एटम्स का अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो हमें 1 मिलियन अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी अगर मेरे एटम्स ही वीक निकले, मतलब उनका बॉन्ड ही नहीं बना लोगों के साथ, फिर हम हजारों में खुश रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है ना। देखो जब हम परसेंटेज करते हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई विद 100 कर लेते हैं, राइट। मतलब मान लो जैसे हमने कहा एक 2 ग्राम सब्सटेंस है, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने डाल रखा है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सब्सटेंस कितना है, 2 ग्राम, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं तो क्या दिखेगी, 0.02, ये बहुत छोटा नंबर लिखता है, तो हम कहते हैं कि यार 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 2% बोल देते हैं, परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसी तरह जो हमारी बहुत छोटी छोटी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, जैसे तुमने वो सुना था, बाबा रामदेव ने ऐसे कहा था कि मैगी में ना लेड होता है ना, ये सुना था, बीच में बड़ी सारी न्यूज आई थी। अब जो लेड होता है मैगी में, है ना, वो बहुत अब होता है या नहीं वो अलग बात है, बट उस टाइम जब न्यूज आई थी तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इट इज इन वेरी 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 लेस अमाउंट, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मास ऑफ सॉल्यूट कॉम्पोनेंट ग्राम्स में, सब कुछ सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम्स में लिखना है, बट वो इतना कम होगा, जैसे 2 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 इतने ग्राम सॉल्यूशन में। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 0.00002% आएगा, तो उसको वो बहुत इग्नोरेंस लगता है, राइट। सो हम इसको एक बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 10⁻⁶। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ppm रादर देन राइटिंग परसेंट, इसको हम लिखते हैं ppm। ppm समझ आ गया, मास ऑफ कंपोनेंट, सॉल्यूट कंपोनेंट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कंपोनेंट ग्राम्स में, बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10⁻⁶ से। बिलियन में क्या होगा, सब कुछ सेम, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट ग्राम्स में, मास ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट ग्राम्स में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10⁹ से। वहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप इसको याद रखने का तरीका काफी सिंपल है, तुम समझदार हो, है ना। आगे देखो मोलारिटी, मोलारिटी कैसे निकालते हैं, एक इससे क्वेश्चन आता है, एक मोलालिटी से क्वेश्चन आएगा, एक मोल फ्रैक्शन से आएगा। ये 3 टर्म्स हैं, उसके बाद 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे एंड इट्स डन, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। पहले मोल फ्रैक्शन कर देते हैं, लेट्स डू मोल फ्रैक्शन। भाई साहब मोल फ्रैक्शन इतना सिंपल सा लगता है, इसके ऊपर जेई मेन में 2020 में क्वेश्चन आया था, आई विल शो यू द क्वेश्चन।
काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बच्चे ना डर जाते हैं क्वेश्चन देखते ही। खैर मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ, देखना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं समझो। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है N1, एक कंपोनेंट है N2। मतलब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है HCl और एक है पानी, ठीक है। हमने इनके एक सॉल्यूशन बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, N1 + N2। मुझे निकालना है फ्रैक्शन किसका, मोल्स का। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोलों का फ्रैक्शन। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको हम बोल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसे काई। काई क्या होता है यार, पंजाबी में काई पता है किसको बोलते हैं। खैर मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना, तो हम पंजाबी में काई पता है किसको बोलते हैं। जैसे तुम्हें याद है, मतलब हमारे पुराने घर में जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे पुराने घर में ना एक टंकी थी पानी की। तो हर संडे ना मेरे पापा हमें ऐसे टंकी में गिरा के कहते थे चलो टंकी साफ कर के आओ। तो वहां पे ना टंकी के चारों तरफ ना ऐसे ग्रीन ग्रीन एल्गी सी जम जाती है, उसको हम बचपन में काई बोलते थे। तो ये वही काई है, ठीक है, इसको काई बोलते हैं। ये एक्स नहीं है, ये थोड़ी ऐसे मतलब चंट एक्स है, मतलब तुम्हारी एक्स, जिनकी एक्स थोड़ी चंट होती है ना, उसको हम काई कहते हैं। समझ आ गया। अब अपनी अपनी एक्स के बारे में याद मत करना, ठीक है, मतलब तुम समझ लो यार, ये काई है, वो काई, समझ आ गया ना, काई है वो है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं, मान लो जैसे दो कंपोनेंट है, ए एक है बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स है Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स है Nb। तो मोल फ्रैक्शन काई ऑफ ए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब काई ऑफ बी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और काई ए प्लस काई बी, अगर ऐसे बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाता, 1। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म। Moving to our two more concentration terms, one is molarity, one is molality। मोलारिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं, इसकी यूनिट्स होती है मोलर, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स लेते हैं, अभी तक हम मास से बात कर रहे थे, अब हम मोल्स लेते हैं। नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ आया। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 0.8 मोलर HCl, इसका मतलब पता क्या है, ये तो इंग्लिश है, इसका केमिस्ट्री में मतलब पता क्या है, कैपिटल M का मतलब 0.8 मोलर, इसको हम एक और यूनिट्स में लिखते हैं विच इज मोल्स पर लीटर। इसका मतलब 0.8 मोल्स पर लीटर। इसका क्या मतलब है, 1 लीटर सॉल्यूशन में HCl के मोल्स कितने हैं, 0.8 मोल्स। क्या ये बात समझ आई। मोलारिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर लेंगे सॉल्यूट, नीचे लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे लीटर में, ठीक है। एक CBSE में क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी बहुत अच्छी चीज नहीं है, बारी बारी हम निकालेंगे नहीं, मोलालिटी पे फोकस करना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि नीचे ना यहाँ पे वॉल्यूम आता है, और तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम ज्यादा मोलारिटी को भाव नहीं देते हैं, बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूशंस की मोलारिटी अलग अलग हो जाती है। उसकी वजह से एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म आई जिसको बोलते हैं मोलालिटी। वो क्या थी, मोलारिटी, ये क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी को शॉर्ट में लिखते हैं छोटा एम, मेरा छोटा एम और बड़ा एम लगभग एक ही जैसा दिखता है, बाकी इसको स्मॉल एम कहते हैं, ठीक है। इसको यूनिट्स होती है मोलल, ठीक है, या इसकी यूनिट्स होती है मोल्स पर केजी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लेंगे सॉल्यूट के मोल्स, किसके, सॉल्यूट के मोल्स। नीचे यहां पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है, यहां हम लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं। ये पहली चीज है जहां हमने सॉल्वेंट लिया, तो मास लेंगे सॉल्वेंट का, और दैट टू किसमें, केजी में। वी विल बी टेकिंग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो गाइज ये थी पूरी की पूरी थ्योरी जो रिक्वायर्ड है हमें इस चैप्टर के लिए, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। इसके अलावा, ठीक है, मैं ट्रिक्स बता दूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अरे बढ़िया, अभी बताती हूँ, ठीक है, बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब और कोई भी थियोरी नहीं है मोल कॉन्सेप्ट और स्टोशियोमेट्री में जो रिक्वायर्ड है। अच्छा अभी किसी ने याद दिलाया, मैम लिमिटिंग रिएजेंट बेवफा है, लिमिटिंग रिएजेंट का एक टॉपिक रह गया है, तो एक काम करना, आज स्पेशल क्लास में अटेंड कर लेना। देखो रिसेंट ईयर्स में लिमिटिंग रिएजेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मैं थक गई ढूंढ ढूंढ के, बट नहीं आया। CBSE वाले खूब क्वेश्चन पूछते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाले, ठीक है। और एक और रीजन है, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस आज नहीं डिस्कस करे, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अभी जैसे जैसे हम रिडॉक्स में आएंगे ना, तो टाइट्रेशंस वगैरह में लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जिस दिन रिडॉक्स कराऊंगी भाई साहब, मैं गारंटी देती हूँ उस दिन लिमिटिंग रिएजेंट
अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। अब तुम्हारे को ना मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक 2019 का है मेन का, कितने गया यार, एक 2019 का दूसरा है मेन का और एक 2020 का है। ये 3 क्वेश्चन कर दो मोल कॉन्सेप्ट के अलावा। अब मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ इन 3 क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर लो। इसके अलावा अब जो मैं तुम्हें डीपी भी दूंगी, चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट को उठा के देख लो, कोई भी, मतलब कोई भी, मैं गारंटी दे सकती हूँ मेरा हर एसवी एटम क्वेश्चंस को बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बस कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। अर्जुन और मनीष नॉर्मैलिटी हम करेंगे रिडॉक्स में। अभी नॉर्मैलिटी कराऊंगी तो तुम्हें एन फैक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो रिडॉक्स में नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नॉर्मैलिटी और है ना वो लेबलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं यार, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने ना अभी 5 दिन तक 6 जनवरी से ये क्लासेस शुरू हुई थी, चैनल मैंने लॉन्च किया था, है ना। तो ये 10 दिन मैंने लिए, इन 10 दिन में मैंने पूरी की पूरी फाइल्स बनाई है, ठीक है। बैठ के पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया है, ये सोच के कि मेरा कोई भी एक टॉपिक इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगी। जब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं जेई नीट तुम्हारा क्रैक कराऊंगी तो मैं कराऊंगी, ठीक है। बस तुम फेथ रखो मुझ पर एंड आई कैन गारंटी ईच एंड एवरी टॉपिक जो हम क्लास में कवर करेंगे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। मैं कोई फालतू टॉपिक्स नहीं करा रही हूँ क्लास में। द टॉपिक्स विच आर मेंट टू बी डन वो हम क्लास में कर रहे हैं और वो हम पूरे के पूरे करेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, हो सकता है वो एक चैप्टर में नहीं हम दूसरे चैप्टर में कवर करें, ठीक है, बट कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। चलो सो एक क्वेश्चन है, ये जेई मेन का Jan 12 का 2019 का क्वेश्चन है, करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8 ग्राम्स ऑफ NaOH, यही लिख दूं, चलो अगले पे लिख देती हूँ। 8 ग्राम्स किसका दे रखा है हमें, NaOH का, बहुत बढ़िया। इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम पानी में इसको हमने डिजोल्व कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। अबे यार हाँ, इधर भी आ गया इधर भी आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन का ही निकालनी है NaOH की, एंड द मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी निकालनी है, यह है पानी। तो मोल फ्रैक्शन NaOH की निकालनी है और मोलैलिटी निकालनी है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। 2019 का क्वेश्चन है, देखो क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, तुम खुद देखो कितना घटिया लेवल का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन NaOH का कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही करेंगे ना। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स बाय NaOH के प्लस पानी के, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, अभी अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मंजिल फॉर्मूला, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये ना मेरा पेन बीच बीच में से चल नहीं रहा, ठीक है, प्लस है ये। चलो सो गिवन मास NaOH का कितना है 8, मोलर मास NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अबे यार मेरा पेन नहीं चल रहा, 8/40 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है 18 और मोलर मास कितना है 18। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, ये 1/5 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 1 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 मतलब 2/12 मतलब 1/6। तो 1/6 का आंसर देखना, 1/6 तो 0.2 तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। ये तो सेम आ गया। अब मोलैलिटी निकालनी थी, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में लिखना है, kg में। नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले थे, कितना था 8/40 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 18 ग्राम, kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना जरूरी है। सॉल्व करोगे आई थिंक 11.11 आंसर आएगा, फिर भी चेक कर लो, दिस विल बी द आंसर। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतनी बार कर लिए हैं, ठीक है, बच्चों को इतनी बार सॉल्व करा दिया कि आंसर्स रट जाते हैं, बाकी फिर भी तुम सॉल्व कर लेना, दिस विल बी द आंसर। पीछे देखना, पीछे तो कुछ है ही नहीं यार, पीछे देखो, पीछे कुछ भी नहीं है यार, पीछे मेरे को अपनी स्क्रीन, तुम्हारी चिंदी क्वेश्चन था ना चिंदी क्वेश्चन 2019, इनको शर्म भी नहीं आती, इन्होंने इतना सिंपल क्वेश्चन दिया। और फिर मैं कहती हूँ यार जेई का लेवल ही इतना है यार, जेई नीट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक फोबिया है हमारे अंदर जो हमें जेई क्लियर करने से रोकता है, ठीक है। एक मैंने ना अभी कल परसों कोटेशन बताई थी अपने स्टूडेंट्स को, क्या लाइन थी वो, बहुत बढ़िया लाइन थी
कि पता है इंसान है ना, कोई भी इंसान है ना, वो बाहर की चुनौतियों की वजह से नहीं हारता, वो अपने अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है। अगर तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसका रीजन ये नहीं है कि जेई का पेपर बहुत टफ था, उसका रीजन ये है कि तुमने अपने मन में ना एक बैरियर बना रखा था कि हाँ जेई का पेपर है, मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जेई के पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे भी होते हैं, ठीक है, बट कम से कम जो बच्चे बहुत ज्यादा व्हाट शुड आई से, बहुत ज्यादा तुमने मेहनत नहीं करी पूरे साल, तो भी अगर स्मार्टली खेलोगे ना, तो सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को चूज करके सॉल्व कर देना, ठीक है। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी ट्रिक अभी मैं तुम्हें अपने क्लासेस में सिखाऊंगी। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट अगर अंदर की तुम्हारी वो जो डर वाली फैक्टर है ना, वो ज्यादा हो गया अंदर, तो फिर खत्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, डट के उसका सामना करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11। खैर इस बार तो इसने 2019 में फॉर्मूला दे दिया था, बारी बारी वो देता नहीं है, इसलिए शुगर का फॉर्मूला याद रखना है। जब बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगी ग्रेड 12th वालों को, तो ये चीजें बहुत तुच्छी लगेंगी, ठीक है। ये भाई साहब सच अ डैश क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, पता नहीं क्यों दिया इन्होंने। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 0.1 मोल, आई मीन 0.1 मोलर, ठीक है, तो मोल्स पर लीटर लिख दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 2 लीटर। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हैं अगर मुझे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है 2 लीटर का? तो देखना लीटर से लीटर कट गया, आंसर आया 0.2 मोल्स। मतलब हमें 0.2 मोल्स चाहिए किसके? शुगर के, C12H22O11। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का मंजिल फॉर्मूला कितनी बार यूज हो गया देखना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2। गिवन मास कितना है हमें निकालना है कि कितना रिक्वायर्ड है, मोलर मास निकालना, C12H22O11, इसका आंसर आएगा 342। बाकी करके देख लो, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144, ठीक है। 16 इंटू 11 कितना होता है? 16 और 16, तो आ जाएगा 176। सो 176, 144 और 22 हाइड्रोजन ले लो, कितना हो गया? 6 4 10 और 2 7 4 11, 1 12 13 14 और 342, मैंने बोला ही था 342 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 68.4 ग्राम, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं बताती हूँ, जो बच्चे जेई के लिए लिटरली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इन चीजों में टाइम बचाना है। यू शुड नो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, उसका मोलर मास होता है 342 ग्राम्स पर मोल। मतलब ये प्रैक्टिस से कई चीजें आती है। तो अगर एक ऐसा बच्चा जो पहली बार जेई का पेपर देने चाहेगा, उसको इन चीजों में काफी टाइम लगेगा, तुम्हें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? ये तो 9th में किया था। ऋषभ, तो तुम मानते हो ना एसवी एटम्स बड़े ज्यादा समझदार हो चुके हैं, जेई वाला क्वेश्चन अगर दोबारा आ गया तो तुम कर दोगे। देखो मैंने तभी ईयर वाइज क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं कि तुम्हें खुद पता हो कि जेई का क्या लेवल है। 2018, 19, 16, 17, 2020 यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार, ठीक है, कोई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लेके आई हूं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, कर लो। हाय राम, ये कौन है? ये किसने मतलब नया वो चला रखा है? आप एनवी सर को परेशान मत क्या करो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एनवी सर को परेशान करती हूँ? तुम्हें मतलब हमारे घर की सारी बातें बताएं। यश, नीट वाले क्वेश्चन आज शाम को 6 to 7 हम स्पेशल क्लास में करेंगे, और किसी को कोई भी डाउट होगा क्वेश्चंस में तो 6 to 7 स्पेशल क्लास में आ जाना। आई विल एंटरटेन योर डाउट्स ऑल्सो, एज वेल एज आई विल डिस्कस द डीपीपी दैट आई जस्ट बी शेयरिंग विद यू। अभी डीपीपी शेयर कर दूंगी, वही की वही डीपीपी शाम को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, करो। अच्छा, उस डीपीपी के अलावा भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये मत सोच लेना कि अगर डीपीपी में 10 में से हमारे सारे हो गए तो अब ना जाएं क्लास में, उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, फाइन। चलो एक अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन पता है 2020 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2020 का सितंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, बहुत, जिसको कहते हैं बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड है। एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, दो फॉर्मूला यूज होंगे, एक ये काई वाला, एक्स वाला, मतलब हमारी जो गर्लफ्रेंड, पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड, ये, और एक मोलैरिटी। इन दो फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला और यूज नहीं होगा।
कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल टाइप वो नहीं है। बट इस क्वेश्चन को इतने सारे बच्चे छोड़ आए थे, इट वाज सच एन इजी क्वेश्चन, मैं कहूँगी मतलब एकदम देसी सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को 2020 में स्किप करके आए थे, ठीक है। तो मेरे एसवी एटम्स आज के बाद कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डरोगे नहीं, स्किप नहीं करोगे, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आई विल हेल्प यू आउट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स containing n1 moles of first component and n2 moles of second component is prepared। कई बच्चे तो ना यही देख के डर जाते हैं, डरो मत, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। उसने कहा है एक डब्बा है, इसमें हमने ना दो कंपोनेंट्स लिए, एक है हमारा कंपोनेंट 1, एक है हमारा कंपोनेंट 2, दो कंपोनेंट ले लिए। फर्स्ट कंपोनेंट के n1 मोल्स हैं, सेकंड कंपोनेंट के n2 मोल्स हैं, ये उसने दे रखा है, मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट m1 एंड m2 आर द मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट है m1, इसका मॉलिक्यूलर वेट है m2। जो वो कह रहा है मैंने 4 लाइन में उसने कहा, मैंने सिंपल सा इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, इफ d इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर। अच्छा, उसने कहा है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, d ग्राम्स पर लीटर, d ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है, पर ml। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स गड़बड़ हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। C2 इज द मोलैरिटी। अच्छा, C2 क्या दे रखा है, मोलैरिटी, मतलब ये जो कंपोनेंट 2 है इसकी मोलैरिटी कितनी है, C2, ये भी उसने दे रखा है। C2 इज द मोलैरिटी एंड X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अच्छा, ये भी उसने दे रखा है, मैंने कहा ये दो फॉर्मूला यूज होने हैं, एक मोलैरिटी दे रखा है, एक मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और उसने क्या कहा है, उसने कहा है देन C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब मोलैरिटी को किस किस की टर्म्स में लिखना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन X2 हर जगह है, मोलर मास हर जगह है, मतलब और डेंसिटी दे रखी है, मतलब एनी हाउ अदर तुम्हें मोलैरिटी को एक या दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब तुम मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, देखते हैं कि टफ क्वेश्चन था, इजी था, तुम्हें कैसा लगा। क्या निकालना है, मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर C2 की मोलैरिटी है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लीटर लिखना जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मोलैरिटी में लीटर लिखते हैं, तो C2 को लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कहां से लाऊंगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम तो कहीं नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस करना है। डेंसिटी दे रखी है, वी हैव बीन गिवन विद डेंसिटी, राइट। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम इधर ले जाओ, मास बाय डेंसिटी। अब यार पूरे सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, देखना, एक सॉल्यूशन में N1 मोल्स है जिसके मोलर मास है M1, तो इनका टोटल मास क्या हो जाएगा, N1 टाइम्स M1। N2 मोल्स हैं जिसका मोलर मास है M2, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, N2 टाइम्स M2। ये बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मास को क्या लिख सकती हूँ, N1 टाइम्स M1 प्लस N2 टाइम्स M2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात सबको समझ आई, ठीक है। नहीं समझ आई तो वापस देख लो। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 3 मोल्स हैं, मान लो पानी के, ठीक है, जिस पानी का मोलर मास है 18 ग्राम्स पर मोल। ये मैं सिंपल करके तुम्हें समझा देती हूँ। मेरे पास है 4 मोल्स किसके, मान लो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल मास निकालो, तो क्या करेंगे, 3 मोल है जिसका मोलर मास है 18, तो टोटल मास कितना हो गया 18 टाइम्स 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4 टाइम्स 32, दैट्स इट, ये टोटल मास है, यही तो मैंने निकाला, N1 M1 प्लस N2 M2, ठीक है, और डेंसिटी D, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा दे रखा है मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी थी ग्राम पर ml में, तो अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस चीज को मैं कहती हूँ वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा, N2 इंटू 1000 टाइम्स D डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2। ये बात सही है, कुछ नहीं किया मैंने, बस सब्स्टिट्यूशन किया है, सिंपल लाइंस को यूज किया और सब्स्टिट्यूशन किया, और कुछ नहीं किया। मेरे पास आंसर N1 N2 की टर्म्स में आ रहा है, बट
क्वेश्चन में कहीं पर भी आंसर ना N1 N2 की टर्म्स में नहीं है, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में है ना, एंड दैट टू x2 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 x मतलब x2 तो हर जगह है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं देखना, लेट्स राइट द मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सो मोल फ्रैक्शन x2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, N2 बाय N2 प्लस N1। x2 को इंट्रोड्यूस करना है ना, तो मोल फ्रैक्शन x2 कैसे लिखेंगे, N2 बाय N2 प्लस N1, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना, x2 क्या हो जाएगा N2। अच्छा एक काम करो, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो मेरे पास N1 बाय N2 की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सही है। और एक काम करो, ऊपर N2 दे रखा है, तो लेट मी डू वन थिंग, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अरे कहाँ गया, ब्लैंक स्लाइड ही नहीं हमारे पास, तो इसको पहले क्लियर करते हैं, इरेज ऑल इंक, ठीक है। अब पिछली वाली स्लाइड से कॉपी कर लेती हूँ। C2 क्या दे रखा है हमें, C2 इज इक्वल टू 1000 टाइम्स D टाइम्स N2 डिवाइडेड बाय, यही है ना, 1000 टाइम्स D टाइम्स N2 डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2। मुझे N2 नहीं चाहिए ना, मुझे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को N2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑल बाय N2, पूरे को N2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1000 टाइम्स D डिवाइडेड बाय N1 बाय N2 टाइम्स M1 प्लस M2, N2 बाय N2 तो 1 होता है, ठीक है। अब N1 बाय N2 की वैल्यू चाहिए, अभी अभी हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय N1 प्लस N2, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन। एक बार उसको उल्टा करना, सो 1 बाय x2 क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N2। N1 बाय N2 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, सॉल्व करना, 1 बाय x2 क्या हो जाएगा, N1 बाय N2 प्लस 1, सो 1 बाय x2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, N1 बाय N2। आए यहाँ तक, N1 बाय N2 आ गया, अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, 1000 टाइम्स D डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 1 बाय x2 माइनस 1, इसको सॉल्व करना, x2 डिनोमिनेटर में लेंगे फिर ये ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर हमारे पास 1000 इंटू डी इंटू x2 आएगा, 1000 इंटू डी इंटू x2। अरे बिना सॉल्व करे मैं बोल सकती हूँ C विल बी द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। सॉल्व भी मत करना, देखना यहाँ से डिनोमिनेटर लोगे x2 आएगा, ये x2 ऊपर जाएगा, तो 1000 इंटू डी इंटू x2 आएगा ना, और वो एक ही ऑप्शन में है, तो चाहे तुम सॉल्व कर लो, C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ ऐसे भारी भरकम वो नहीं थे नंबर्स जिनको तुम्हें मल्टीप्लाई करना था, सिंपल मैथ्स यूज थी यार। मेरे ख्याल से जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है ना, मतलब जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको मतलब देखते ही पता चल जाए कहाँ पर रिवर्स लेना है, कहाँ रेसिप्रोकल, क्या क्या चीजें करनी है। बिल्कुल बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ क्या सबको ये समझ आया या नहीं आया, ठीक है, ओके। एनटीएससी जो बच्चे कर रहे हैं, गाइस मेरी बात सुनो, देखो मेरा एक मेन मकसद था, ठीक है, इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने का। वैसे तो जो काम हम एक साल में करते हैं डेफिनेटली वो 30 दिनों में करना पॉसिबल नहीं है ना, बट एक चीज होती है ना जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये तुम्हारे सामने मैंने वही के वही क्वेश्चंस प्रेजेंट करे जो रिसेंटली पेपर्स में आए गए हैं। मैंने कोई 1990 के 2000 के ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं दिए तुम्हें, है ना। मतलब जो थियरी मैंने तुम्हें समझाई, तुम क्लियरली देखो उसी थियरी के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये जो 1.5 घंटे का मैं क्रैश कोर्स ले रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुमने इतना भी कर लिया, बट बड़ी शिद्दत से। अब शिद्दत से का मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को मेरी क्लास के बाद खुद से सॉल्व करके देखना। जो क्वेश्चन तुमसे खुद सॉल्व नहीं हुआ उसको दोबारा खुद से सॉल्व करके देखो, फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एनफ है, दिस इज मोर देन एनफ। अब तुम्हें कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। खरीद सकते हो तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खरीद लो, नहीं खरीदने तो बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड करूंगी, उन डीपीपीज में बेस्टेस्ट क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे समझ। सो गाइज दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए लिया। द टॉपिक वॉज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री, ठीक है। आई होप काफी चीजें हमें क्लियर हुई, काफी चीजें हमने करी। अब मेरी बात सुनो, जितनी चीजें मैंने करी है ना आज, जितनी भी चीजें करी हैं, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट,
तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई फ्री स्पेशल क्लास. दिस इज अ स्पेशल क्लास. ये अनअकैडमी जेई कैटेगरी में स्पेशल क्लास है आज मेरी, ठीक है. अनअकैडमी जेई कैटेगरी में दिस इज द स्पेशल क्लास विच ऑल ऑफ यू कैन अटेंड. क्लास का टाइमिंग है 6 PM, ठीक है. एंड मोल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोशियोमेट्री, इसी चैप्टर से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. जेई मेन नीट के लिए थियोरी इतनी रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. बट अगर और प्रैक्टिस करनी है या तुमने कोई क्वेश्चंस किए और तुम्हें प्रैक्टिस सेशन चाहिए, कुछ डाउट्स हैं तुम्हारे वो क्लियर करने हैं, सो मेक श्योर 6 to 7 PM क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है. बस एक दिक्कत है, ये जो क्लास है ना ये लॉग्ड है. दिस क्लास इज लॉग्ड, ठीक है. इस क्लास का लॉक तोड़ने के लिए यू नीड वन कोड विच इज SAKSHILIV. ये कोड यूज कर लेना एंड यू विल बी एबल टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है. सो गाइज अब तुम मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आज मैं बैठ के तुम सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, डेफिनेटली पढ़ूंगी, बिकॉज दिस वॉज आवर फर्स्ट सेशन ऑन दिस चैनल अनअकैडमी एटम्स. आई रियली फेल्ट सो गुड कि इतने सारे बच्चों ने इस फर्स्ट सेशन को अटेंड किया, ठीक है. अब मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, ठीक है. तुम्हें सेशन अगर पसंद आया ना, अगर तुम्हें लगा कि दिस सेशन वाज यूजफुल, सो मेक श्योर इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना. बिकॉज यू नो राइट, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है जेई क्लियर करने का, नीट क्लियर करने का. 11th या 12th में तुम जो भी पाप कर चुके हो, है ना, अब उसको तो हम रिग्रेट नहीं कर सकते हैं बारी बारी बैठ के. बट एटलीस्ट इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से, इस क्रैश कोर्स को अटेंड करने से आई डेफिनेटली थिंक कि तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा. सो मेक श्योर यू शेयर दिस पर्टिकुलर लेक्चर विद ऑल योर फ्रेंड्स. और मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया है, मुझे 31 जनवरी तक 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 एटम्स चाहिए ही चाहिए. अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, बट तुम्हें करना है, ठीक है. मैम तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है ना, अब तुम्हें मैम के लिए मेहनत करनी है. करते चलो और हम अपने सक्सेस को मिल जाएंगे, ठीक है. ओके, सो गाइज अगर एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन अ वेरी पर्सनलाइज्ड वे, यूट्यूब पे तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट अगर और पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना है तो अब मेरी बहुत सारी क्लासेस प्लस पर आने वाली हैं, ठीक है. जहां पर नीट के बच्चे CBSE 11th 12th के साथ क्लब करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इवन जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी CBSE 11th 12th के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो दिस इज अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ठीक है. यहाँ मतलब CBSE 11th और 12th तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके साथ साथ नीट और जेई की क्लासेस अटेंड कर सकते हो. आई विल बी टेकिंग क्लासेस, ठीक है. प्लस पर क्लासेस बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है मेरा, और ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ. सो अगर एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द combo subscription, this is the price for 12 months and this is the price for 24 months, ठीक है. जितने भी मेरे SV एटम्स हैं, है ना, जिनका ये अपना चैनल है, वो इस कोड को यूज कर सकते हैं to get 10% डिस्काउंट. अगर ये नहीं तो you can go for simple CBSE 11th 12th subscription, else you can go for JEE or NEET subscription if you want to go for that, ठीक है. अदरवाइज मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, I am there with you. तो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. हम 1.5 घंटे की क्लास करेंगे यूट्यूब पे, बाकी 1 घंटे की क्लास करेंगे एक स्पेशल क्लास पे 6 to 7. ओके, चलो. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द क्लास वंस अगैन. दिस इज द टाइम टेबल. कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11 जनवरी है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 1.5 घंटे का लेक्चर होगा 1 बजे. मेक श्योर 1 to 2:30 तुम खाली रहोगे. कल शार्प 1 PM आई विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस पूरे लेक्चर के PDF नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. 10 मिनट का टाइम दे देना, मैं DPP भी अपलोड कर दूंगी, फिर 6 to 7 वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स इट. देखो पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर रखा है, ठीक है. तो बस एक ही चीज बोलूंगी, सेशन पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कर देना, बिकॉज अब ईच एंड एवरी लाइक विल यू नो बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू अ हायर लेवल. ओके, एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नहीं कहूंगी यार, जिनका चैनल है तुम्हें अपने आप अंदर से आवाज आनी चाहिए. जिस दिन आवाज आए ना सब्सक्राइब करो, उस दिन कर लेना बस, ठीक है. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. मीटिंग यू वंस अगैन एट 6 PM. टेक केयर, बाय बाय.